जमीन से आसमान का फर्क है। मतलब अगर यहाँ पे क्लास 10 का सिलेबस है तो आसमान नहीं है आपका, क्लास 11 ज्यादा नंबर है और इसी के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स में भी सबसे ज्यादा नंबर है। चलो फिलहाल बताती हूँ। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जिसमें 6 मार्क्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर आपको चीजों के नोमेनक्लेचर करने पड़ेंगे, ठीक है। और 12th में आपको फिर वो पढ़ाएंगे नहीं नोमेनक्लेचर, वो बोलेंगे ये तो तुम 11th में पढ़ के आओ ना, चलो अब इसका आंसर दो। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का सिलेबस। तो बेसिकली क्लास 11 का 2026-27 का सिलेबस ओवरव्यू हम करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ थोड़ी बहुत बातें और करेंगे और जानेंगे कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज के हैं, ये सब कुछ हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आप क्लास 11th में आ चुके हो, ऑफिशियली क्लास 11th के स्टूडेंट्स बन चुके हो, आपका 10th का रिजल्ट भी आ गया है ना। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने जो भी स्कोर किया अपनी मेहनत के आपके मार्क्स हैं। सो यस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब बात करते हैं, क्योंकि आप 10th से आ चुके हो क्लास 11th में, जो कि कोई यू कैन से चेंज नहीं है, ये एक नई सीढ़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नया यू कैन से एक नई जगह है। ये वो सीढ़ी नहीं जिसको तुम चढ़ रहे थे इतने टाइम से और आप एक नए पहलू पे आ गए, नए क्लास पे आ गए, ये एक फ्रेश स्टार्ट है। क्लास 11 इज वे डिफरेंट दैन क्लास 10th। आप 10th में जो भी चीजें फॉलो करते हुए आए हो, जिस तरीके से आप जो भी आपने स्ट्रैटेजीज लगाई हैं या जो भी आपने सोचा है, अब वो सारी चीजें क्लास 11th में एज इट इज नहीं रहने वाली है, क्योंकि सीबीएसई में क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस में जमीन से आसमान का फर्क है। मतलब अगर यहाँ पे क्लास 10th का सिलेबस है तो आसमान नहीं है आपका क्लास 11th। और ये कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। कहाँ साइंस में आपके पास लेट्स से केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं 10th में, और कहाँ यहाँ पे 2 बुक्स हैं केमिस्ट्री की। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर क्लास 10th जर्नी। तो थोड़ी सी आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो मेहनत है, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो बात करते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिलेबस जानने से पहले एक और चीज, अच्छा कि यहाँ पे ना आपके पास 2 बुक्स आ गई हैं जो मैंने आपको बताया। देयर आर 2 बुक्स केमिस्ट्री की, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी 2-2 बुक्स है। फिलहाल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2 बुक्स में से पहली बुक में पार्ट 1 में 6 चैप्टर्स हैं आपके पास, जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बुक 2 में एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अलावा दोनों चैप्टर्स जो है वो वो दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मतलब ऐसे दिमाग से सोचो तो टोटल तो 9 चैप्टर्स है, पर यहाँ पे ये डिवाइड है 2 बुक्स में, क्योंकि पोर्शंस अलग होते हैं। केमिस्ट्री 3 भाग में, यू कैन से 3 पोर्शंस में बट जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आपके में इतना स्पेसिफाइड तो नहीं किया जाता कि फिजिकल में ऐसे ऐसे चैप्टर पहले लाइन वाइज पढ़ो फिर इनऑर्गेनिक, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक को तो एकदम एंड में ही आप पढ़ते हो। तो ये आपके 2 बुक्स है जिसमें से 6 चैप्टर्स पहली पार्ट में होगा और बाकी के 3 चैप्टर्स दूसरे पार्ट में होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपके पास होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका 7 मार्क्स का होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आएगा जो कि 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स यानी कि एक बहुत अच्छा वेटेज है इसका। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा नंबर है इसमें, और इसी के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स में भी सबसे ज्यादा नंबर है। चलो फिलहाल बताती हूँ। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जिसमें 6 मार्क्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 7 मार्क्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स। ये पूरा का पूरा बुक 1 का पोर्शन है जिसमें आ रहे हैं आपके पास 6 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये रहे आपके वो 6 चैप्टर्स विद देयर मार्क्स बाइफिकेशन। अब हम आते हैं चैप्टर बुक 2 में, चैप्टर 7 जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। एक छोटू सा चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर होता है, पूरा रिएक्शन बेस्ड होता है। खैर रिएक्शंस भी बहुत आसान नहीं होती, बैलेंसिंग होती है रिएक्शंस की, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है और उन्हें बैलेंस करना होता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 11 नंबर का है और दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और अरीन्स 4 पोर्शंस होते हैं। ये होता है 10 मार्क्स का। नाउ एज यू कैन सी केवल और केवल ऑर्गेनिक ही 21 मार्क्स की है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से। देखो ये ना कोई फिजिक्स, मैथ्स या बायो जैसा सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड। इट इज जस्ट some dots that you have to join। मतलब अगर आपको पता ही नहीं एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, तो सोचो आप इमेजिन कर सकते हो केमिस्ट्री को? नहीं। तो वही सारी चीजें चलती रहेंगी। एटम की डिस्कवरीज चल रही है, किसने डिस्कवरी करी, ये सब आपको 11th में पूरा ओवरव्यू दे दिया जाता है। और ये ऑलमोस्ट सब कुछ क्लास 12th में उठ के आता है। मतलब यू कैन नॉट इवन बाइफिकेट कि इससे ना ज्यादा आता है उससे कम। ऑर्गेनिक तो मतलब आप ऐसे समझो जैसे ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स है 21 मार्क्स के, और यही आपके क्लास 12th में जाके 5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट इज उठ के बहुत रेयरेस्ट कोई टॉपिक होगा जो क्लास 12th में ना हो। हर टॉपिक क्लास 12th में है।
कोई डायरेक्ट फॉर्म में है और कोई इनडायरेक्ट फॉर्म में है ना। जैसे आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह पढ़ोगे, आप नॉमेनक्लेचर पढ़ के आए हो, चलो यही सोच लो 10th क्लास से नॉमेनक्लेचर पढ़ के आए हो ना, वो आप 11th में भी पढ़ोगे, बस 11th में उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, बहुत सारे आपको चीजों के नॉमेनक्लेचर करने पड़ेंगे, ठीक है। और 12th में आपको फिर वो पढ़ाएंगे नहीं नॉमेनक्लेचर, वो बोलेंगे ये तो तुम 11th में पढ़ के आए हो ना, चलो अब इसका आंसर दो। तो मतलब इन शॉर्ट इट इज ऑल द डॉट्स दैट यू हैव टू ज्वाइन, व्हिच मींस कि बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द टॉपिक्स की यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ आपका 12th में देखने को मिलता है। हाँ, ज्यादातर चीजें इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है कि अगर 12th में आ तो बहुत डबल 4 गुना मेहनत कर लो तो ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ी 11th तो कोई बात नहीं कह सकते हो, पर अगर 11th बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर का कोई ना कोई पॉइंट जो है वो कनेक्टेड आपके क्लास 12 से। जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज एज इट इज प्रेजेंट इन क्लास 12 ऑल्सो, तो बस उस हिसाब से समझ जाना, ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक्स आते हैं, इक्विलिब्रियम के आते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल के डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास में है, उससे रिलेट कर जाता है, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके क्लास 12 से रिलेट करती हैं, बट ऑर्गेनिक तो एज इट इज है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंस है क्लास 12th की। अच्छा, कोशिश करना कि आप ये सारी चीजें बेटा मार्क्स वाइज ही स्टार्टिंग से ही लिखते हुए चलो। अब बात करते हैं मैम, आपने स्टार्टिंग ये कह के करी कि 10th और 12th में बहुत डिफरेंस है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत चेंज करनी पड़ेगी, तो कुछ इसके बारे में भी बता दो। तो देखो 3 पॉइंटर्स हैं केवल। नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी आप चाहे बेटा मुझे ये पता है आप अपने आप से चाहे जितना प्रॉमिस कर दो, मैं जो कहने वाली हूँ शायद आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो, सुनने में भले ही आसान लगे कि कंसिस्टेंट रहना है। अब ये सुनने में लगता है हाँ हो जाएंगे ठीक है याद रखेंगे, पर ये बहुत मुश्किल काम है। क्लास 11th और क्लास 12th में, 11th में हो गए तो 12th में अपने आप हो जाओगे, ये भी मैं बता दूं। क्लास 11th में कंसिस्टेंट होना खुद में एक बिगेस्ट टास्क होता है दैट नॉट एवरीबडी कैन परफॉर्म, ठीक है। तो इट इज योर ड्यूटी कि मेक श्योर करो कि तुम कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग जो आपको पूरे क्लास 11th की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हेल्प करेगी। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट का मतलब है आप ये मत सोचो कि यार आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो कल टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो बहुत सिलेबस हो जाएगा अब आपका, ड्रास्टिकली सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। आप खुद से सोचो, वही मैंने एग्जांपल दिया ना, 4 चैप्टर पढ़ के आओ किसी चीज के, डबल चैप्टर्स और बुक ही बदल गई, मतलब एक होता है कि एक ही बुक में 4 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और अभी 2 बुक्स हैं जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री है, तो ये तो आप खुद से समझ सकते हो। फिर 2 बुक है जिसमें बायो है, 2 बुक है जिसमें फिजिक्स है, तो 6 बुक्स हो गई सीधा सीधा। तो आप खुद से समझ सकते हो कि सिलेबस कितना चेंज हुआ है ना। तो सिलेबस पे तो मैं आऊंगी नहीं, वो तो आपको देख के ही समझ में आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। आप जो भी पढ़ के आए उसका 4 टाइम्स आप पढ़ने जाओगे, बहुत चीजें आपको दिमाग में घूमेंगी भी कि अरे यार इतना पढ़ लिया, सब ओवर मिक्स हो गया, रिविजन की रेगुलर जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों को आप आसानी से कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट हो। आपको बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे जो टॉपिक्स मिस करना स्टार्ट कर देंगे कि एक लेक्चर नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार भूल गए, नहीं हो पाया, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना होता क्या है ना, अगर आपके बैकलॉग लग गए, मतलब अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया कुछ, तो उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कंसिस्टेंट रहो ताकि आपके बैकलॉग्स लग ही ना पाए, कोई टॉपिक छूट ही ना पाए आपसे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। नंबर 2 इज राइट गाइडेंस। अब ये मैं आपको एज योर सिस्टर कह लो, एज योर मेंटोर कह लो, टीचर कह लो, मैम कह लो, जो भी कह लो, बस इतना कहूंगी, चूज योर टीचर वाइजली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अभी जूनियर क्लासेस में नहीं रहे हो, आप 11th-12th के स्टूडेंट हो चुके हो। मेक श्योर करो आप जिनसे भी पढ़ने वाले हो पूरे साल, चाहे वो ऑफलाइन के टीचर्स हो, ऑनलाइन के टीचर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेटा आपको समझा पाए, साथ ही साथ जो आपको समझ पाए। अब आपको उस टीचर की जरूरत होने वाली है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत कनेक्टेड होते हैं अपने प्रीवियस ईयर के टीचर से, विच इज वेरी फेयर कि भाई आप उनसे पढ़ के आए हो, लेकिन आपको जो भी टीचर्स 11th एंड 12th में पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के कहीं के भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप उनको पहले समझ लो अच्छे से, जान लो अच्छे से, और आप कंसिस्टेंट रहो उनके साथ। अदला बदली नहीं कि यार ये टॉपिक, क्योंकि सिलेबस बहुत है, आप जज नहीं कर सकते किसी भी एक चीज से कि यार अब हम ऐसा करते हैं, कूद जाते हैं, इधर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये आपको बहुत दिक्कत देगा, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। चूज योर टीचर्स वाइजली एंड देन कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम देम ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज योर मतलब दीदी कह दो, मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम, ठीक है, एट द राइट टाइम। यस, राइट टाइम का क्या मतलब है, राइट टाइम का भी मतलब समझो। राइट टाइम का मतलब होता है कि आप अब जितने भी डिसीजन लेने वाले हो, वैसे तो 11th की बात हो रही है, पर पूरी लाइफ टाइम होता है ये चीज, कि वो सारी चीजें सही समय पे लेना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्यों दिया पता है? अब एक एग्जांपल समझो कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी शायद क्लास 11 स्टार्ट भी नहीं करी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे,
पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका पहला चैप्टर हो गया होगा, शायद कोई दूसरे चैप्टर में आ चुका होगा, है ना। जैसे हमारे स्टूडेंट्स, हमने करा दिया पहला चैप्टर, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर एंडिंग में आ चुका है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ लेट्स से, ठीक है। तो हमारे बैच में केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, एंड इट्स नॉट अबाउट माय बैच, वो मैं मतलब हमारा बैच, वो हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। कई सारे बच्चे आते हैं जब वो तीसरा या चौथा चैप्टर शुरू हो जाता है, या आप कहीं और जा रहे हो, कुछ भी आप शायद किसी कोचिंग में जा रहे हो और तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, आप बिलीव करो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं किसी और स्टूडेंट से। अब लगेगा इसमें पीछे की क्या बात है, कवर कर लेंगे, बेटा वो ना इतना आसान नहीं होता। एक चैप्टर खत्म करने में 7 से 10 लेक्चर लगते हैं, हर लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होता है, और वो हर लेक्चर में एक नया टॉपिक आ रहा होता है। सबसे बड़ी बात, कोई एक ही टॉपिक नहीं है, आपके 10th का टॉपिक नहीं है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा है तो आप एसिड को ही समझने में 4 दिन लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक दिन में 1 से 2 टॉपिक होते हैं, दूसरे दिन वापस से 2 टॉपिक होंगे, और वो दोनों टॉपिक शायद एक दूसरे से रिलेट भी ना कर रहे हो, कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स होंगे। तो ये जब आप सोचते हो ना कि हम इसको कवर कर लेंगे, वो कवर करना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो और पढ़ाई शुरू कर दो। 11th चाहे जितनी भी मुश्किल हो, बस एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई करना, और टाइम पे सही तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स है जो आपकी पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे, और बिलीव मी इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं, ये 3 चीजें अगर तुमने कर ली ना तो तुम समझ लो तुम्हारी 11th के नैया पार हो गई। अच्छा एक और चीज, 11th के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं, अभी तो 10th देके आए, बोर्ड्स देके आए, मस्ती कर लेंगे, मजाक कर लेंगे, ये वाला कभी भी स्टार्टिंग से ये एटीट्यूड या कह लो ये मन में भी मत रखना बिल्कुल भी। अगर आपने ये सोच अपने अंदर रख ली ना तो आप 12th में भी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म, अगेन वही वाली बात है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कहानी हो जाएगी फिर, क्योंकि ये साल आपको जितना कंसिस्टेंट बनाएगा वही आप फॉलो करते हो क्लास 12th में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है, ठीक है। सो यस। अच्छा अभी इस पूरी चीजों के बाद वैसे मैंने बीच में भी बोल दिया तो मैं फिर से बोल दूं, अगर आप हमारी जर्नी में जुड़ना चाहते हो, आपकी जर्नी को हमारी जर्नी बनाना चाहते हो, जर्नी बनाना चाहते हो, झरना में नहीं बहना है हमको इस बात पे, अगर आप चाहते हो यार आपकी भी जर्नी बहुत इजी हो जाए तो आप प्रारंभ में एनरोल कर सकते हो। मैं इससे ज्यादा तो कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे बारे में हम क्या ही बोले, हमारे बच्चे ही इतना बोल देते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एनरोल कर चुके हैं, उन्हें पता है पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एज आई सेड केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, है ना। तो अगर आप अभी तक एनरोल्ड नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे कोड सब कुछ मिल जाएगा, मेक श्योर एनरोल हो जाओ। बाकी आप, क्योंकि मैंने तुमको बोल दिया, तुम अपनी दीदी मान सकते हो, सिस्टर मान सकते हो, मैम मान सकते, जो भी आप सोच रहे हो मुझे, तो मैं आपसे बस यही बोलूंगी कि आप सब कुछ देख लो, समझ लो, परख लो, है ना। हमारे सारे यूट्यूब वीडियोस है यहाँ पे, हर एक चीज है यहाँ पे, हर एक चीज अपलोडेड है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, है ना। लाइव क्लासेस कई सारी अपलोडेड है लाइव वाले सेक्शन में, तो आप चाहो तो एक बार वहां से जाके ये चीजें कंफर्मेशन कर सकते हो अगर आपको कुछ भी लगता है तो। और आप जहां भी पढ़ने वाले हो बेटा, बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि जिससे भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, बस उससे पढ़ना जो आपको समझा पाए और आपको समझ पाए। जो ये दोनों चीजें कर लेगा ना 11th-12th में, वही टीचर से आप समझ पाओगे, उसी टीचर के साथ आप आगे निकल पाओगे, है ना। तो ये दोनों चीजें जो आप जिससे रिलेट कर जाओ उसके पास जरूर जाना, ठीक है। एंड ये हमारा प्रारंभ बैच, ऑफकोर्स अभी प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, कुछ क्लासेस हो चुकी है इसकी। राइट टाइम वाला पॉइंट याद रखना, तो बाकी की चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई नो बाकी इसके बारे में हम नहीं, हमारे बच्चे बात करते हैं। तो यस, इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा तुम 10वीं के अब नहीं रहे, आ चुके हो तुम 11th में, बन चुके हो तुम क्लास 11th के ऑफिशियल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग क्लास 11th, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी मार्क्स बाइफिकेशन कर लेना, और केमिस्ट्री की 2 कॉपी बनाना, जैसे 2 बुक्स है वैसे ही 2 कॉपी बनाना अगर हो पाए तो, ठीक है। बाकी किस तरीके से इस 11th की जर्नी को आप आसान बना सकते हो, हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, टॉपिक्स नहीं बताते, हम आपको विद स्ट्रैटेजी हर एक चीज समझाएंगे, और बस यही हम आपको गारंटी दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।